Hi, good afternoon, everyone. Once again, welcome to the online platform of the Capital Civil Services. Today, we're going to discuss a new test, right? एक नया टेस्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो पहले हो चुका है संस्थान में. तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे. And yes, there is one important announcement that if you are having any doubts, तो प्लीज़ जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है कोचिंग की संस्थान की, उसमें आप कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं. एंड इफ अगर कोई सिंपल प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आपको हो रही है. सो वी विल गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट. मतलब कौन सा फर्स्ट जनरेशन का ह्यूमन राइट नहीं है, मानवाधिकार नहीं है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट कहते किसको है. तो आपको ये पता है कि जितने भी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट जनरेशन. तो राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगेन दिस इज द सिविल राइट. Life, liberty, again the civil and political rights. Right to equality, again it is a political right. But when it comes to the free elementary education, it is a second generation right, क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जो के अंदर में आती है. तो आंसर विल बी डी. ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट. आंसर विल बी डी. तो निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार जो है वो सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट है. इट इज अ दूसरी पीढ़ी वाली है. राइट, तो आंसर फॉर 1 विल बी डी. नेक्स्ट वी हैव नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल. ये पिछले बार भी क्वेश्चन पूछ चुका है. पिछले टेस्ट में भी क्वेश्चन आया था कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल कब स्टैब्लिश हुआ था. तो बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखना है दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 15 मार्च 2006. ठीक है, यही जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का पुराना नाम जो था वो था यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट. पहले यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट कहा जाता था, अब ह्यूमन राइट काउंसिल. ये कह रहा है. ठीक है, तो आंसर विल बी 15 मार्च 2006 जो स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की. ये अगेन दिस क्वेश्चन ब्रिक्स समिट 2025. पिछले बार पूछा गया था कि आपका जो समिट हुआ था G7 का समिट कहाँ हुआ था. नाउ दे हैव आस्क्ड दैट इज ब्रिक्स समिट 2025 कहाँ हुआ था. तो इट इज रियो डी जेनेरियो, दैट इज इन ब्राजील. So we have already talked about what is BRICS and what is BRICS. हेडक्वार्टर ऑफ WTO. WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पेरिस में है, वियना में है, न्यूयॉर्क में है, जिनेवा में. तो इट इज इन जिनेवा. जिनेवा इज इन स्विट्जरलैंड. ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है. क्वेश्चन नंबर 5 अगेन एज पर सेंसस 2011 द टोटल नंबर ऑफ टाउन्स. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टाउन्स जो है स्टैट्यूटरी टाउन और सेंसस टाउन दोनों को जोड़ दीजिए. आपको पिछले टेस्ट में बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ स्टैट्यूटरी टाउन इज 4041 एंड सेंसस टाउन इज 3894. बाय एडिंग दोस वी विल गोइंग टू गेट आंसर दैट इज 7935. तो आंसर विल बी बी, दैट इज एज पर सेंसस 2011. मतलब जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल नगरों टोटल नंबर ऑफ टाउन्स इज अराउंड 7935. क्लियर, तो आंसर विल बी बी. अगेन एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज सेंसस टाउन एंड व्हाट इज स्टैट्यूटरी टाउन. अगर किसी को पता है तो प्लीज बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि सेकंड ARC ने क्या कहा कि गुड गवर्नेंस क्या होता है. सेकंड ARC emphasize that good governance must be linked with strengthening federalism, e-governance and accountability, abolition of all India services and expansion of लोक अदालत. Again this could be very simple. अगर आपको नहीं भी पता है तो you could easily common sense से, है ना. सेकेंड ARC बोल रहा है गुड गवर्नेंस, so it is about the governance. और sure चारों चीज गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है. तो एबॉलिशन होगा ऑल इंडिया सर्विस, मतलब IAS वगैरह. ठीक है, IAS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस. इसको एबॉलिश करोगे तो गुड गवर्नेंस तो नहीं आएगा फॉर श्योर. तो ये ऑप्शन तो पहले ही कट गया. एक्सपेंशन ऑफ लोक अदालत, यस लोक अदालत होगा तो लोगों को जो है जस्टिस जल्दी मिलेगी.
और वो गुड गवर्नेंस की ओर लेके जाएगा, इट इज गुड। देन वी हैव सेंडिंग फेडरलिज्म, अगर स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन अच्छा होगा तो भी क्या होगा, इट विल ऑल्सो इंश्योर गुड गवर्नेंस, क्योंकि सेंटर जो है वो पैसा देगी स्टेट को, स्टेट फिर उसको फंड करेगी लोगों के बेहतरीन के लिए। लेकिन बी बोल रहा है ई गवर्नेंस, दैट इज अबाउट कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली किसके साथ, मतलब गवर्नमेंट डायरेक्ट किसके साथ इंटरेक्ट कर सकती है, विद सिटीजन्स थ्रू ई गवर्नेंस। सो इससे सबसे बेहतरीन, इट इज नॉट नेसेसरी कि लोक अदालत बहुत ज्यादा स्टैब्लिश होगा तो जुडिशरी बेहतर हो ही जाएगी। इट इज नॉट नेसेसरी कि स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशन होगा तो लोगों का भी बहुत ही ज्यादा लोगों को भी मतलब सरकार बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल हो जाएगी। बट हाँ, ई गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी रहेगा तो फॉर श्योर सरकार को जो है वो सिटीजन्स क्या कर सकती है, अकाउंटेबल ठहरा सकती है। जो भी क्वेश्चंस होगी सरकार से गवर्नमेंट डायरेक्ट सिटीजन जो है डायरेक्ट पूछेगी। तो आंसर जो होगा 6 का वो होगा बी, दैट इज सेकंड ARC स्ट्रेस्ड e-governance, transparency and accountability as a backbone of good governance in India. तो आंसर होगा क्या, आंसर होगा ई गवर्नेंस और जवाबदेही तंत्र। 7वां नंबर क्या पूछ रहा है, 7वां नंबर पूछ रहा है कि अगेन यहाँ पे पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव जो है वो बेस्ट है गुड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, तो पहला है भारतीय न्याय संहिता, अगेन इट इज रिप्लेस्ड IPC, इंडियन पिनल कोड को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता लाया गया। देन वी हैव RTI एक्ट, कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप गवर्नमेंट को क्या करोगे, एक लेटर दोगे कि भाई देखो मेरे को ये प्रॉब्लम है बताओ। फॉर एग्जांपल मेरे को ये पता करना है कि मेरे जो गली है पीछे की जो गली है उस पर रोड बनी है उस पर कितनी खर्च हुई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यहाँ पे तो सरकार क्या करेगी, सरकार इसका मदद लेके बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है उसको क्या करेगी, उसको अब छुपा लेगी, बोल देगी भैया अगर ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होगा तो नेशनल सिक्योरिटी, इंडिया की सॉवरेनिटी, इंडिया का फॉरेन रिलेशन खराब हो सकता है, पब्लिक डिसऑर्डर हो सकती है। देन इट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इज अबाउट गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को इनकम के साथ मैच करना है। इसका पर्पस वही था कि गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम तो आती नहीं है, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर देती है, तो ठीक है उसके लिए फिस्कल FRBM एक्ट लाया गया था 2003 में। तो देखो ये बोल रहा है कि कौन सा इनिशिएटिव जो है वो बेस्ट रिफ्लेक्ट करेगा गुड गवर्नेंस के लिए। गुड गवर्नेंस इज अबाउट मतलब अकाउंटेबल गवर्नमेंट है ना, ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। तो ये तो ट्रांसपेरेंसी को और भी ज्यादा क्या कर रहा है, रोक रहा है ना, क्योंकि आप तो इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, आप अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हो। दूसरा बोला भारतीय न्याय संहिता, लॉ होने से क्या होता है, यू हैव अ लॉ बट इट इज अबाउट बेसिकली इट डील्स विद अ क्राइम, है ना, तो अगेन इट इज वेरी डाउटफुल। देन वी हैव FRBM एक्ट, खर्चा करना, कम खर्चा करना, है ना, पहले आप खर्च को इनकम के साथ ये करना, मैच करना, दैट इज नॉट एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस। उसका मतलब नहीं है कि सरकार जो है अगर खर्च कम कर देगी, इनकम के बराबर कर देगी तो सरकार ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी। बट ये RTI एक्ट के थ्रू आपको गवर्नमेंट से क्या कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो, है ना, कि मैं एग्जाम में क्यों फेल हुआ, है ना, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। तो कोई भी क्वेश्चंस है, आप मनरेगा में कितना पैसा डिसबर्स हुआ, तो इसके थ्रू आप गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बना सकते हो और गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट हैज टू डिस्क्लोज एवरीथिंग अंडर दिस। तो आंसर विल बी बी, 7 का जो होगा वो बी होगा, RTI एक्ट की भैया ये इनिशिएटिव के अंदर में जो है वो रिफ्लेक्ट करता है गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल को। तो निम्नलिखित में से भारत की कौन सी पहल सुशासन के सिद्धांत को व्यवहार में सबसे अच्छे रूप में दर्शाती है, तो वो होगा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटीज कितने हैं, एज पर सेंसस 2011 द नंबर ऑफ मेट्रोपॉलिटन सिटी मतलब जहां पे 10 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा एक सिटी में रह रहे हैं, one city having more than 10 lakh of population, more than 10 lakh. So like this, there has 53 metropolitan cities where the population is more than 10 lakh. ठीक है, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महानगरों की संख्या कितनी है, तो 53 महानगर है पूरे भारत में। ठीक है, then we have 9
देखो पिछले बार भी पूछा गया था कि कौन सी एसोसिएटेड है विद पॉवर्टी एस्टिमेशन। तो पॉवर्टी एस्टिमेट कौन करता है? अभी नीति आयोग करता है। पहले प्लानिंग कमीशन करती थी। प्लानिंग कमीशन के अंदर में क्या होता था, किसी भी जो लोग होते थे, हेड होते थे, उसके कोई भी मेंबर होते थे, उनको कमेटी का मेंबर बना दिया जाता था कि आप क्या कीजिए, आप हेड कीजिए और पॉवर्टी एस्टिमेट कीजिए इंडिया का। तो वही पूछ रहा है कि कौन कौन से पॉवर्टी एस्टिमेशन से नहीं एसोसिएटेड है। ठीक है, नॉट पॉवर्टी। ठीक है, तो डांडेकर इज एसोसिएटेड विथ, लकड़ा वाला is associated with, अलग committee is associated with, Nariman committee is not associated with, it is something associated with the bank. बैंकिंग रिफॉर्म से ये एसोसिएटेड था। ठीक है, तो आंसर विल बी 9 का डी, दैट इज नरीमन कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद द पॉवर्टी एस्टिमेशन, रादर इट वाज एसोसिएटेड विद बैंकिंग रिफॉर्म्स। तो गरीबी आंकलन से कौन सी संबंधित नहीं है? नरीमन समिति। ये पिछले बार भी हमने देखा था कि प्रीवियस टेस्ट में भी हमने देखा था कि यूजुअल स्टेटस अप्रोच एनएसएसओ का, जिसके अंदर में एक मेथड है अनएम्प्लॉयमेंट मेजर करने के लिए, उसमें रेफरेंस पीरियड कितने दिन का लिया जाता है? फॉर 365 डेज। ठीक है, क्लियर। अब ये देखिएगा कि ये याद रखिएगा, हु मेजर्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये याद रखिएगा। ठीक है, एनएसएसओ के सामान्य स्थिति दृष्टिकोण में बेरोजगारी का संदर्भ काल कितना दिन का होता है? तो वो होता है 365 दिन का। अंडर 11, ये भी पिछला क्वेश्चंस में भी हमने देखा था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी इज चेयर्ड बाय यूनियन होम सेक्रेटरी। केंद्रीय गृह सचिव जो है वो आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंदर में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के हेड होते हैं, दैट इज केंद्रीय गृह सचिव। देन वी हैव 12th, बोल रहा है कि 15 फाइनेंस कमीशन के अंदर में सेंटर का शेयर कितना था स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के लिए? देखो क्या होता है कि जो डिजास्टर होता है ना, अब डिजास्टर को मैनेज करने के लिए पैसा तो चाहिए भाई, बिना पैसा के तो कुछ होगा नहीं, है ना। कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, उससे रिलेटेड प्लानिंग करना है, प्रिपरेशन करना है, जोनिंग करना है, मैपिंग करना है डिजास्टर जोन को। ठीक है, कि डिजास्टर प्रूफ बनाया जाए तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसा, रोकड़ा चाहिए। तो ये रोकड़ा जो है कौन देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता कौन है कि कितना देना है? तो वो फाइनेंस कमीशन बैठाती है। तो वही बोल रहा है कि 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो कितना पैसा देने के लिए बोली है स्टेट्स को? ठीक है, तो वो बोली है 1.2 लाख करोड़। 15 फाइनेंस कमीशन बोली कि 2.25 लाख करोड़ के आसपास का रुपया, इतने रुपए दे दो ताकि स्टेट्स को हेल्प हो सके डिजास्टर से फाइट करने के लिए। ठीक है, और टोटल कॉर्पस याद रखिएगा, इट इज अबाउट 1.6 लाख करोड़। टोटल कॉर्पस कितना है? टोटल कॉर्पस इज अबाउट 1.6 लाख करोड़, बट 0.4 लाख करोड़ कौन लेगा? स्टेट खुद लगाएंगे। देखो, दिस इज अबाउट द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिवोल्यूशन, कि टोटल स्टेट के पास कितना चला जाएगा? 1.2 लाख करोड़ सेंटर से। अब 1.2 लाख करोड़ किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन द स्टेट्स, दैट इज डिफरेंट मैटर। ठीक है, तो 15वें वित्त आयोग के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन कोष एसडीएमएफ के केंद्र का कितना हिस्सा बना है? तो 1.2 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ के आसपास। आंसर विल बी सी। Who is saying public administration? क्या क्वेश्चन बोला? Who described public administration as art and science of the management of the state? है ना, it is about the public administration। क्या है? Public administration is nothing, it is just about the management of the affairs of the state। तो वो किसने बोला? वो बोला ड्वाइट वेल्डोमैन। And Woodrow Wilson is known as father of पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये याद रखिएगा। बट इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा ड्वाइट वेल्डो ने कहा।
कि राज्य के कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली प्रबंध कला तथा उसके विज्ञान का लोक प्रशासन कहते हैं। तो ये आंसर होगा ड्वाइट वेल्डो। What is the function of the central secretariat? ये बोल रहा है कि which one of the following explains the function of the central secretariat in India? ठीक है, पहला बोल रहा है पॉलिसी का पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडवाइस टू मिनिस्टर्स। ठीक है, हो सकता है। सेकंड इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, जो पॉलिसी बनाएंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। सी बोल रहा है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज। ठीक है। फोर्थ बोल रहा है मॉनिटरिंग स्टेट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, वो जो कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है तो वो स्टेट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों मॉनिटर करेगा? तो उसके लिए तो अगर आप कॉमन सेंस भी लगाते हो तो दैट कुड बी स्टेट सेक्रेटेरिएट, है कि नहीं? तो ये तो ऑप्शन ऑब्वियसली गलत हो गया पहला। दूसरा बोल रहा है कि इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज, लॉज का इंटरप्रिटेशन कौन करता है यार? जुडिशियरी करती है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करेगी, तो उसका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से क्या लेना देना है? दूसरा बोल रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी एंड द पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेगा? मान लो बहुत सारी पॉलिसी है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, हर एक डिपार्टमेंट, हर एक मिनिस्ट्री की अपनी अपनी पॉलिसीज है, वो लोग देखेंगे अपना काम कि भाई इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है ना? ये लोग क्यों करेगा? ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या बच जाता है? दैट इज पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एडवाइस टू मिनिस्टर्स। तो आंसर विल बी ए। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत में केंद्रीय सचिवालय के प्राथमिक कार्य को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? तो उत्तर होगा ए, नीति निर्माण तथा मंत्रियों को सलाह देना। ठीक है, सेक्रेटेरिएट में ही सलाह मिलता है। मान लो कोई काम हो रहा है, ठीक है, एंड कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राज्य लोकसभा में मंत्री जी से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई मंत्री जी यहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो मंत्री जी जाएंगे सेक्रेटेरिएट में, वो पता कराएंगे कि देखो मेरे को बताओ कि क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो सेक्रेटेरिएट विल गोइंग टू गिव देम आंसर, और वो सेक्रेटेरिएट से जो आंसर मिलेगा दे विल गोइंग टू प्रेजेंट इट इन द लोकसभा में, वो जाकर अकाउंटेबल होंगे, बताएंगे कि भाई देखो ये काम हो रहा है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। द कंपोजिशन ऑफ द वार्ड कमिटी इज गिवन अंडर 243S, ये याद रखिएगा। और जहां पे भी जिस भी म्युनिसिपैलिटी में पॉपुलेशन 3 लाख से ऊपर होगा वहीं पे वार्ड कमेटी का परमिशन होता है। तो ये याद रखिएगा, 243S इज अबाउट द वार्ड कमिटीज। ये बोल रहा है 16 नंबर बोल रहा है कि कौन सा अनुच्छेद जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जेम्प्ट शेड्यूल एरियाज फ्रॉम द 73rd अमेंडमेंट एप्लीकेशन। दैट इज संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के अनुप्रयोग से छूट देता है? व्हाट इज 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? इट इज अबाउट द पंचायत की, जो पंचायत का जो रूल है, नियम कानून है, वो जो है शेड्यूल एरिया में लागू नहीं होगा। जैसे कि झारखंड क्या है? शेड्यूल एरिया आता है ना, मध्य प्रदेश, दीज आर ऑल शेड्यूल एरिया के अंदर में आता है, तो यहाँ पे लागू नहीं होगा 73rd अमेंडमेंट का शेड्यूल एरियाज में। तो कौन सा आर्टिकल देता है? दैट इज आर्टिकल 243M। ठीक है, 243M जो है वो बोलता है एक्सक्लूड एरियाज लाइक नागालैंड एंड द ट्राइबल रीजन्स टू रिस्पेक्ट द लोकल कस्टम एंड ऑटोनॉमी। तो अगर पंचायत का एक्ट नहीं लगेगा तो क्या लगेगा? वहां पे लगता है पेसा का एक्ट। वहां पे क्या लगता है? पेसा। ठीक है, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट जो है वो लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? 17 ये कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, व्हिच फीचर सपोर्ट्स दिस कैरेक्टराइजेशन? पहला बोल रहा है बाइकैमरलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, इमरजेंसी प्रोविजन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो पहले क्वेश्चन अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो संविधान है भारत का वो बोलता है कि फेडरल भी है और यूनिटरी भी है। तो फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट, जैसे यूनियन है और स्टेट है, ये दोनों क्या करता है? ये दोनों के बीच का जो पावर है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, देयर इज अ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब स्टेट का अपना पावर होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पावर होगा, दोनों कोई अपना अपना पावर जो है विड्रॉ करेगा कॉन्स्टिट्यूशन से। दैट इज
ऑप्शन नंबर बी को ही बोल रहा है कि दैट इज फेडरल, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन स्टेट, दैट इज फेडरल, बट इट इज यूनिटरी इन द स्पिरिट। यूनिटरी का मतलब क्या है? यूनिटरी का मतलब हो रहा है कि सारा पावर जो है वो कंसंट्रेशन किसके पास है? वो है आपका सेंटर के पास, ठीक है। तो ये दोनों कैसे हो सकता है? ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना। पहला बोल रहा है कि फेडरल भी है इंडिया, दूसरा बोल रहा है कि यूनिटरी भी है। तो बोल रहा है कि फेडरल का मतलब है दोनों के पास अपना अपना पावर है, लेकिन यूनिटरी का मतलब है कि पावर सिर्फ एक ही के पास है, सेंटर के पास पावर है। तो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का क्या बोल रहा है कि वो फेडरल भी है, यूनिटरी भी है। तो ये कैसे पता लगता है? तो ये इमरजेंसी प्रोविजन के थ्रू पता लगता है कि भाई ऐसे नॉर्मल, अभी जैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है तो इस समय यूनियन के पास अपना पावर है, स्टेट के पास अपना पावर है, दोनों अपने अपने चीजों को गवर्न कर रही है, अपने अपने अफेयर्स को मैनेज कर रही है। बट जैसे ही इमरजेंसी लगता है इंडिया में, अगर इंडिया को कोई बाहर से अटैक कर देता है, कोई भी आर्म्ड रिबेलियन होता है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाती है? तुरंत जो है इंडिया को यूनिटरी बना देती है कि अब स्टेट का जितना भी पावर है वो सारा सेंटर के हाथ पे चला गया। तो दैट इज व्हाट टॉकिंग अबाउट कि इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑफन डिस्क्राइब एज फेडरलिज्म इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। That is answer for the 17 will be C. That is आपातकालीन का प्रावधान। That is during emergencies, Indian Federation turn unitary, Parliament can legislate on state subject. आपातकाल के दौरान भारत का संघीय ढांचा एकात्मक बन जाता है, संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। Then we have यूनिफॉर्म सिविल कोड, है ना। ये हमेशा से देखिए, हमेशा से न्यूज में रहता है। जब से गवर्नमेंट आई है तब से तो बात हमेशा कर रही है कि देयर शुड बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। सिविल कोड का मतलब क्या हुआ कि भाई जनरली क्या है कि इंडिया में अगर तुम देखोगे तो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, ठीक है ना। डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उनका अलग अलग रिलीजन है, किन्हीं का अलग अलग कास्ट है, किसी का अलग अलग कस्टम्स है, ठीक है। किस चीज से रिलेटेड? और जब ये रिलीजन, कास्ट, कस्टम्स अलग है तो उसी से रिलेटेड जो सिविल लॉज है वो भी डिफरेंट है। शादी करने का तरीका अलग है, डिवोर्स लेने का अलग तरीका है, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का अलग है ना। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे मैट्रिलिनियल सोसाइटी है तो वहाँ पे औरतों को हक दिया जाता है प्रॉपर्टी में, कहीं पे नहीं दिया जाता औरतों को। कहीं पे 3 तलाक जैसे था पहले मुस्लिम्स में, लेकिन हिंदू में क्या है? मोनोगेमी ही प्रेवेलेंट है। तो उसी तरीके से इनहेरिटेंस का है, पेरेंटहुड का है, क्लियर, एडॉप्शन का है। तो संविधान बोलता है कि ऐसा क्या होना चाहिए, हमारे कंट्री में एक लॉ होना चाहिए, एक कोड होना चाहिए जो कि बेसिकली बराबर होनी चाहिए, है ना। अलग अलग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धर्म लोगों का अलग है या फिर जाति अलग है लोगों का। तो वो कौन से संविधान के प्रावधान में मेंशन है? तो वो बोलता है कि वो आर्टिकल 44 है जो कि डीपीएसपी के अंदर में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में, कि फ्यूचर में जब देश आगे बढ़ेगा, एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत होगा, तो हमारा जो लॉ होना चाहिए वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए, रिलेटेड टू सिविल लॉस, ठीक है। दैट इज समान नागरिक संहिता का सिद्धांत किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो कि अनुच्छेद 44। आंसर विल बी सी। देन वी हैव 19 क्या बोल रहा है? 19 बोल रहा है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस, अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में प्रेसिडेंट भी नहीं है, मिसिंग है, वाइस प्रेसिडेंट भी मिसिंग है, तो कौन प्रेसिडेंट रहेगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होंगे वो प्रेसिडेंट होंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अगर नहीं होंगे तो कौन होगा? तो वो होगा कोई भी सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये याद रखिएगा, इफ देयर इज अ प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट बैठेंगे, अगर प्रेसिडेंट नहीं होंगे उन ऑफिस में तो वाइस प्रेसिडेंट होंगे, वाइस प्रेसिडेंट अगर नहीं होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी नहीं होते हैं तो जो सीनियर मोस्ट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, वो एज अ प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे अनटिल अनलेस दे आर वी हैव इलेक्ट अ न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद रिक्त हो जाएं तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि विच आर्टिकल गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू रेगुलेट द सिटीजनशिप बाय द लॉ, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद संसद को कानून द्वारा नागरिकता को विनियमित करने की शक्ति देता है? तो देखो यार क्या है ना कि हमारे कंट्री में सिटीजनशिप कौन रेगुलेट करता है?
कि नागरिकता कैसे मिलेगी, तो नागरिकता रेगुलेट करती है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक है। और ये पार्लियामेंट को एक्सक्यूज मी, पार्लियामेंट मतलब संसद जो है वो डिसाइड करती है कि किसको नागरिकता मिलेगी, किससे छीनी जाएगी। ठीक है, क्या क्या राइट्स होगा नागरिकता मिलने पे, तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अब पार्लियामेंट को पावर कौन देता है, तो पार्लियामेंट को जो पावर देता है, पार्लियामेंट के पास पावर आता है सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, अब ये सिटीजनशिप एक्ट जो है अपना लेजिटिमेसी कहाँ से ग्रांट करता है, तो वो संविधान से करता है। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद से करता है, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 11 से करता है, याद रखिएगा। तो जितनी भी नियम कानून सरकार नागरिकता से रिलेटेड बनाती है, वो बनाती है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को बार बार अमेंड करके, और वो पार्लियामेंट करती है। और वो पावर कहाँ से आता है, वो आता है आर्टिकल 11 से। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि संविधान का जो अनुच्छेद 11 है वो पावर देता है वो कि नागरिकता को आप रेगुलेट कर सकते हैं, कि यू कैन रेगुलेट द सिटीजनशिप बाय द लॉ। नाउ व्हाट इज द डेट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सेबी। सेबी का काम क्या है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यार जितना भी स्टॉक मार्केट सुने हो ना, स्टॉक शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ये सारा कुछ रेगुलेट करती है। वो कौन रेगुलेट करती है, सेबी रेगुलेट करती है। जैसे जितने भी करेंसी होती है, रुपया, जो रुपया को कौन रेगुलेट करती है, आरबीआई। वैसे जितने भी कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स है ना, उनका शेयर्स है, उनका वैल्यू है, वो सारा को रेगुलेट सेबी करती है। तो ये बोल रहा है कि ये सेबी बना कब, तो ये सेबी जो है वो बना है कब, 12 अप्रैल 1988 को बना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक डाउट रहेगा हमेशा कि जो 1988 में ये नॉन स्टैट्यूटरी था, लेकिन 1992 में सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, सेबी एक्ट पास करती है, एंड देन दिस सेबी बिकम्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का गठन किस तिथि को हुआ था, तो वो हुआ था 12 अप्रैल 1988। राइट, आंसर फॉर द 21 विल बी ए। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी। फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी का गोल क्या है, ये पूछ रहे हैं, है ना, गोल ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। देखो क्या हो रहा है ना कि गवर्नमेंट क्या करती है ना, गवर्नमेंट के पास कुछ कुछ इनकम आता है। ठीक है, टैक्स, फाइन, है ना, या फिर कुछ चार्जेस जो लेती है गवर्नमेंट अपने सर्विसेज के लिए, ये इनकम आता है। अब इस इनकम को गवर्नमेंट क्या करती है, खर्च करती है। किस चीज पे, उसी चीज का डेवलपमेंट के लिए, रोड बनाना है ना, बिजली बनाना है ना, बच्चों का हेल्थ, तो एजुकेशन देना है, हेल्थ देना है। तो वो कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है ना वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है इनकम से, मतलब 100 रुपये आ रहा है तो खर्च कर दे रहे हैं 200 रुपये, 110 रुपये। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि जो 10 रुपये है उसको अभी तो हम फाइनेंस कर पा रहे हैं, किसी से उधारी ले लिए और 10 रुपये फाइनेंस कर दिए, लेकिन ओवर टाइम अगर एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगा तो वो जो 10 रुपए का ब्याज है वो मेरे को देते जाना पड़ेगा। तो वो ब्याज किससे देंगे, वो इनकम से ही देना पड़ेगा। तो इसके लिए गोल फिस्कल कंसोलिडेशन का पॉलिसी लाया जाता है कि जो खर्चा हो और जो इनकम हो उसको बेसिकली बराबर किया जाए, मतलब या तो इनकम को बढ़ाओ या फिर खर्च को घटाओ। ठीक है, तो बेसिकली फिस्कल कंसोलिडेशन में खर्चा को कम किया जाता है। तो जब खर्चा बहुत ज्यादा होता है तो गवर्नमेंट को कर्ज लेना पड़ता है, और उस कर्ज को लेने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिखाता है वो आता है फिस्कल डेफिसिट। गवर्नमेंट को जितना आ नहीं रहा है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है, तो इसी फिस्कल डेफिसिट को क्या करना है, रिड्यूस करना है।
तो प्राइमरी गोल फिस्कल कंसोलिडेशन पॉलिसी का है कि राजकोषीय घाटा को क्या करना है, कम करना है। दैट इज राजकोषीय समेकन नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, वह है राजकोषीय घाटा कम करना। देखो क्या बोला है, which of the following best describes GDP at constant price? So what is GDP? GDP is gross domestic product. It is about कि total production कितना हुआ है goods services का, है ना? It is about the goods or services एक साल या फिर एक पर्टिकुलर पीरियड पे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ। एक्सक्यूज मी, आज मुझे थोड़ा खांसी हो चुका है, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज का कितना प्रोडक्शन हो रहा है एक ईयर या कोई पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में। तो बोल रहे हैं कि जीडीपी को एट कांस्टेंट प्राइस भी मेजर किया जाता है और एट करंट प्राइस। जब कांस्टेंट प्राइस मेजर करते हैं तो मान लो कि आप कोई बिस्किट खरीदने जाते हो, ठीक है, जब आप छोटे थे, मान लो कि आप व्हेन यू आर 10 इयर्स बिफोर 2015, ठीक है, तो उस बिस्किट का दाम मान लो 5 रुपए था, 5 रुपीज था। आज जब वो बिस्किट आप खरीदने जा रहे हो व्हेन यू आर 20 इयर्स, दैट इज इन 2026, तो आज वो बिस्किट आपको 8 रुपीज में मिल रहा है। ठीक है, तो अगर हम पूरे कंट्री का जीडीपी मानते हैं कि यही एक बिस्किट है, ठीक है, कि पूरे एक साल या एक पर्टिकुलर पीरियड में सिर्फ एक ही बिस्किट को प्रोड्यूस किया गया, तो 2015 में कितना बिस्किट प्रोड्यूस किया गया, एक ही बिस्किट प्रोड्यूस किया गया, लेकिन जीडीपी कितना था, 5 रुपए था। और अब 2024-26 में भी कितना बिस्कुट प्रोड्यूस किया गया, एक ही बिस्किट प्रोड्यूस किया गया, लेकिन उसका प्राइस कितना है, 8 रुपए। तो आप देखिएगा कि जीडीपी तो जो गुड्स और सर्विसेज जो प्रोडक्शन हुआ है 2015 में और 2026 में, दोनों तो बराबर ही हुआ है, एक ही बिस्किट हुआ था उस समय भी, आज भी एक ही बिस्किट हुआ है, लेकिन वैल्यू क्या है, प्राइस क्या है, वो ज्यादा है। उस समय 5 रुपए था और आज जीडीपी कितना है, 8 रुपए। तो देखो कि ये जो 5 रुपए से 8 रुपए हुआ, इट इज नॉट, मतलब जीडीपी तो 8 रुपए बढ़ा, तो आपको क्या लगेगा कि ग्रोथ तो हुआ, लेकिन एक्चुअल में कोई ग्रोथ तो हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आपने बिस्किट एक ही प्रोड्यूस किया, पहले 5 रुपए में प्रोड्यूस किया था, अभी 8 रुपए लग रहा उसको प्रोड्यूस करने में। तो एक्चुअल में अगर आप बिस्कुट को देखोगे, जीडीपी देखोगे, तो जीडीपी बढ़ा है, 8 रुपए हुआ है। तो जीडीपी जो बढ़ा है वो किसके कारण बढ़ा है, वो बढ़ा है इन्फ्लेशन के कारण। जो 3 रुपए 5 रुपए से 8 रुपए हो गया, वो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इसके कारण गुड्स एंड सर्विसेज आपको लग रहा है कि जीडीपी का ग्रोथ हुआ। तो इसी को मेजर करने के लिए कि भाई जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, मतलब आज का जीडीपी, मान लो 2026 का जीडीपी अगर हम देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम तो देखेंगे कि भाई उतना ही है, मेरा जीडीपी तो बराबर ही है, एक ही बिस्किट प्रोड्यूस हुआ है। तो इसीलिए कि हम लोग मेजर करने के लिए, कि इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए, कि इन्फ्लेशन देखने के लिए कि भैया जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन यूजिंग द बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर प्राइस हम लोग देखेंगे कि 5 रुपए था, अभी बेस ईयर प्राइस जो हो गया वो 8 रुपए हो गया, मतलब बेस ईयर प्राइस 5 रुपए था, आज हो गया 8 रुपए। तब इन्फ्लेशन देखेंगे कि भाई 3 रुपए जो है इन्फ्लेशन के कारण है, और जीडीपी मेरा कितना है, मोटा मोटी जो गुड्स एंड सर्विसेज हुआ वो बराबर ही हुआ। तो स्थिर कीमतों पर जीडीपी का सही अर्थ क्या है, आधार वर्ष की कीमतों पर मुद्रास्फीति समायोजित जीडीपी। ठीक है, तो जीडीपी 2 चीज में मेजर किया जाता है, एट कांस्टेंट प्राइस, एट करंट प्राइस। जब करंट प्राइस में देखेंगे तो इन्फ्लेशन इंक्लूडेड रहता है, और जीडीपी जब कांस्टेंट प्राइस में देखेंगे तो इन्फ्लेशन उससे हटा दिया जाता है, बस यही फर्क होता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। एट करंट प्राइस इन्फ्लेशन इज इंक्लूडेड, मतलब आज का जीडीपी हम देखेंगे कि जो गुड एंड सर्विसेज, पर्पस यही होता है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्चुअल प्रोडक्शन बढ़ रहा है या फिर इन्फ्लेशन के कारण आपको लग रहा है कि जीडीपी बढ़ रहा है। Phillips curve depicts the relationship between
है ना। ये रिलेशनशिप जो है फिलिप्स कर्व क्या डिपिक्ट करता है, वो डिपिक्ट करता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के द्वारा, वो भी इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। कि भैया अगर जितना ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा उतना कम अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और जितना इन्फ्लेशन कम होगा उतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। फिलिप्स कर्व किस बीच संबंध दर्शाता है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के द्वारा, वो भी इनवर्स रिलेशनशिप है। लॉरेंस कर्व याद रखिएगा, दैट इज अबाउट द इनइक्वालिटी। How many members are there in the Monetary Policy Committee of the RBI? If anybody knows what is MPC, please tell me. देखो यार, वो आरबीआई को क्या होता है ना, इन्फ्लेशन मैनेज करना होता है, मुद्रास्फीति, कि भाई किसी भी तरीके से जो है इन्फ्लेशन ज़्यादा है कम है, तो ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो क्या करती है, वो डिसाइड करती है रेपो रेट को कम बेसी करके, ठीक है। तो एमपीसी का जो है 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से होते हैं और 3 नॉमिनेटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। पर्पस क्या है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का, टू मैनेज इन्फ्लेशन, टू मैनेज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कैसे मैनेज करते हैं, रेपो रेट को चेंज करके, और रेपो रेट को चेंज करके वो क्या करते हैं, मनी के सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन कम होगा तो मनी का सप्लाई को क्या करेंगे, वो बढ़ा देंगे, और अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो मनी के सप्लाई को वो कम कर देंगे, ठीक है। तो आंसर फॉर 25 विल बी 6। मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 केंद्र सरकार द्वारा नामित। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या मेजर करता है, ये तो पहले भी देख चुके हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है यूएनडीपी रिलीज करती है, और वो मेजर करती है हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। का आंसर जो होगा वो होगा सी, ठीक है। मानव विकास सूचकांक क्या नापता है, दैट इज स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में औसत उपलब्धि। Which फिर से हम एम्प्लॉयमेंट आ रहा है कि which in employment types occur when worker lose job due to recession or downturn, again cyclical unemployment, ये हमने पहले भी देख चुका, हम पहले भी देख चुके हैं पिछले टेस्ट में भी, तो इसमें डिस्कशन करने की कोई बात नहीं है। तो ये होगा चक्रीय बेरोजगारी, जो कि आर्थिक मंदी या गिरावट के कारण आता है। आरबीआई कब स्टैब्लिश हुई थी ये पूछ रहा है, तो इट इज वेरी सिंपल, आपको याद करने की जरूरत है। 1935 में स्टैब्लिश हुआ था अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। 1935 में इसकी स्थापना हुई थी अंडर द भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1900। एनपीसीएल, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कब बना था, विच ईयर वाज द एनपीसीएल वाज इनकॉर्पोरेटेड। तो अगेन एनपीसीएल का फंक्शन क्या होता है, ये आरबीआई के अंदर में एक बॉडी है, जितना भी रिटेल पेमेंट आप करते हो, जैसे जीपे हो गया, फोन पे हो गया, भीम हो गया, है ना, जितना भी ऑनलाइन पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सबसे सारा का जो रेगुलेशन होता है वो कौन करती है, वो एनपीसीएल देखती है, ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कि ये पेमेंट कैसे हो रहा है, क्या नियम बनेगा, क्या कानून बनेगा, राइट। तो ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था 2008 में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का निगमन किस वर्ष हुआ था, तो हुआ था 2008। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय आरबीआई इन व्हिच ईयर, इट इज अबाउट इंट्रोड्यूस्ड इन 2022 में, ठीक है। देखो क्या होता है कि जब पैसा बहुत ज्यादा अगर बैंक के पास है तो बैंक क्या करेगी उस पैसा को, या तो लोन देगी, है ना। अब लोन देगी जब, अगर बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा है तो गवर्नमेंट और लोन लेने वाला कोई नहीं होगा, तो लोन का रेट को घटा देगी बैंक, क्योंकि बैंक तो चाहेगी कि जो मेरे पास जो पैसा है उसका प्रोडक्टिव यूज हो। लेकिन जब बैंक कम पे लोन दे देगी तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करेंगे, सब कोई लोन लेने लगेंगे, है ना, सब कोई लोन लेने लगेंगे, और लोन लेने लगेंगे तो बाजार में क्या हो जाएगा, मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा, और मनी का सप्लाई जब बढ़ जाएगा तो टू मेनी मनी चेजिंग फ्यू गुड्स, क्योंकि मनी का सप्लाई तो बढ़ गया लेकिन गुड्स और सर्विसेज का सप्लाई तो अचानक से नहीं बढ़ेगा ना, जिससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगा,
है ना, दाम चीजों की बढ़ जाएगी। तो उसी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी आरबीआई ने लेके आया, जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करेगी, बैंक क्या करेगी, बैंक के पास जितना भी एक्सेस पैसा होगा वो सारा क्या करेगा, वो आरबीआई को जाके दे देगा, बोलेगा कि जाओ हम तुम्हारा पैसा ले लेते हैं, लेकिन बिना कोलैटरल, मतलब इन रिटर्न हम तुमको कुछ नहीं देंगे, बस तुम जाके मेरे पास जमा कर दो और तुमको हम इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट आया जिसको स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी कहा जाता है। लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन रूल है। तो आरबीआई द्वारा स्थायी जमा सुविधा दर किस वर्ष शुरू की गई थी, तो वह है 2022 में। ये बोल रहा है कि 31 बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, एंशिएंट इंडिया का, बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल वैदिक पुराणिक एंड एपिक्स हु इज वाइडली कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट किंग ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम राजा किसे माना जाता है एज पर द वैदिक पुराणिक परंपराओं के अकॉर्डिंग, तो उनका नाम था मनु, है ना, वैवस्वत मनु जो है उनको माना जाता है कि वो आदि राजा थे, वो पहले राजा थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा वो होगा सी 31 का। ये बोल रहे हैं कि एज अ सेपरेट साइंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट वर्क ऑन इंडियन ज्योमेट्री एंड आर्किटेक्चर, कि भारत की जो ज्योमेट्री और वास्तुकला आर्किटेक्चर के ऊपर में सबसे पुरानी किताब कौन सी है, यही पूछ रहा है। तो वो है आपका कौन सा है, सुल्ब सूत्र। देखो पहले क्या होता था, वैदिक पीरियड के समय में लोगों को वेदिकाओं का जरूरत होता था, जो हवन होता था ना, हवन जिसको आज बोलते हैं, तो उस समय यज्ञ बोला जाता था। तो वो यज्ञ करने के लिए क्या चाहिए होता था, फायर ऑल्टर्स चाहिए होते थे। तो वो ऑल्टर्स को बनाने के लिए क्या चाहिए कि किसी प्रकार का कोई डायमेंशंस होना चाहिए, किसी भी डायमेंशंस तो नहीं बना सकते हो आप। तो वो डायमेंशंस किसमें लिखा होता था कि कैसे बनाना है, तो वो एक किताब था सुल्ब सूत्र, उसमें लिखा हुआ होता था। तो वही बोल रहा है कि वही इंडिया का सबसे पहला ज्योमेट्री का और आर्किटेक्चर के ऊपर में बुक है। ठीक है, सुल्ब सूत्र जो कि साइंस का किताब है। गृह सूत्र क्या होता था, गृह सूत्र होता था कि जो जितने भी हाउस होल्डर होते हैं ना, जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, उनके लिए नियम पालन, क्या नियम फॉलो करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो गृह सूत्र में लिखा होता था। धर्म सूत्र होता था राजाओं के लिए कि बीइंग अ किंग आपको क्या क्या कैसे बिहेव करना चाहिए लोगों के साथ, है ना, आपका क्या ड्यूटीज होना चाहिए, वो सारा ड्यूटीज और राइट्स वो लिखा होता था धर्म सूत्र में। और स्रोत सूत्र तो बोलते थे जो भी सूत्र को आप सुनते थे और पास ऑन करते थे, दैट इज पार्ट ऑफ स्रोत सूत्र। तो आंसर क्या होगा इसका, होगा सुल्ब सूत्र। आंसर होगा 32 का सी, सॉरी डी, राइट। अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि प्रेसिडेंट बताइए बुद्धिस्ट काउंसिल्स का, है ना। यहाँ पे प्रेसिडेंट्स की जगह किंग्स भी पूछ सकता है ना, कि किंग्स बताइए बुद्धिस्ट काउंसिल। देखो जब बुद्ध भगवान थे, बुद्ध वाज अ फिलोसोफर अकॉर्डिंग टू हीनयान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, बट बुद्ध वाज अ गॉड अकॉर्डिंग टू महायान स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्ध जब गुजर गए, व्हेन ही अचीव्ड महापरिनिर्वाण, वो जब 81 की उम्र में उनका डेथ हो गया, उसके बाद जो है 400 सालों तक उनके जितने भी फिलोसफीज थे उनका क्या हुआ ना, कंपाइलेशन होने लग गया उनके फॉलोअर्स के द्वारा, कि जो भी फिलोसफी है, जो भी उनका नियम कानून है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बुक में लिख देते हैं, है ना, ताकि जो है आने वाले हजारों साल तक ये जो हेल्प करेगा। तो उसके लिए 4 काउंसिल बनाया गया। ठीक है, 4 काउंसिल हुआ था, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल। तो वही पूछ रहा है, तो बोल रहा है कि जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो पहले जो बुद्धिस्ट काउंसिल थे उनके प्रेसिडेंट जो थे वो थे आपके that is first Buddhist council. Where is first Buddhist council? First Buddhist council we have Mahakassap. ठीक है, second Buddhist council we have Sabakmuni and third we have Mogliputrist and the fourth we have Vasumitra. ये याद रखना है आपको कि प्रेसिडेंट कौन थे। अगर राजा पूछेगा तो आप क्या बोलोगे, तो इट इज लाइक अशोक, पहले थे अजातशत्रु, दूसरे थे कालाशोक, तीसरा था अशोक और फोर्थ वाज अ कनिष्क, राइट। सो हैव टू रिमेंबर बोथ। आप लोगों को दोनों याद रखना है कि प्रेसिडेंट भी कौन थे और किंग भी कौन थे। तो प्रेसिडेंट आपको याद आ गया कि पहले थे महाकश्यप, ठीक है, देन वी हैव सबकामणि, देन वी हैव मोगलीपुत्रस एंड फोर्थ इज वसुमित्र। एज अ पार्ट पैरेलली किस किंग ने कंडक्ट करवाया, मतलब किसने पैसा दिया, तो इट इज लाइक किस किंग, उस समय किंग राजा कौन थे, तो इट इज अजातशत्रु इन द फर्स्ट, सेकंड इज इन कालाशोक, थर्ड इज अशोक एंड फोर्थ इज कनिष्क। सो एक याद रख लेना यार, ठीक है।
तो 33 का आंसर क्या होगा? ए। मैथ्स कॉलम। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे हुआ था। तो फर्स्ट वाज हैपेंड इन राजगीर, सेकेंड वाज हेल्ड इन आई गेस पाटलिपुत्र, नो वैशाली, थर्ड वाज हेल्ड इन पाटलिपुत्र एंड फोर्थ वाज हेल्ड इन कश्मीर। सो फर्स्ट कहाँ पे हुआ था? राजगीर बिहार, सेकेंड इज इन वैशाली अगेन बिहार, थर्ड इज इन पाटलिपुत्र अगेन बिहार एंड द फोर्थ इज इन कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हुआ था। Which one was the earliest Sanskrit inscription? Inscription का मतलब क्या होता है? Inscription का मतलब ये होता है कि एक पत्थर का टुकड़ा लिए बड़ा सा, और उस पत्थर के टुकड़े में मैंने कुछ क्या किया, लिख दिया, उसको घसीट के कुछ लिखा उस पे। तो वही बोल रहा है कि संस्कृत में पहली बार उस पत्थर के टुकड़े पे क्या क्या लिखा गया था। पहला कौन सा संस्कृत इंस्क्रिप्शन था जिसपे संस्कृत की भाषा पे लिखा गया था? तो वो पहला था गिरनार का इंस्क्रिप्शन। गिरनार का इंस्क्रिप्शन कहाँ पे मिला है? गुजरात में मिला। गुजरात में एक जगह है गिरनार, उसी के नाम पे रख दिया कि गिरनार इंस्क्रिप्शन। और वो किसने लिखा था, किसने लिखवाया था? वो वहां का लोकल राजा था रुद्रदामन प्रथम, उसी ने लिखवाया था। ठीक है, तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन संस्कृत अभिलेख कौन सा है? सो वो होगा आपका गिरनार अभिलेख। अगेन 35 नंबर पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? कौन सा करेक्ट नहीं है? तो ये हमेशा आप लोग सुनते होंगे, पेशावर को पुरुषपुर कहा जाता है, इट इज राइट। ठीक है, देन पैठन इस प्रतिष्ठान, ठीक है, पुराना नाम है और नया नाम है। ठीक है, पैठन इस प्रतिष्ठान कहा जाता था। पाटलिपुत्र इज नोन एज अ कुसुम ध्वज, बट आपका गलत क्या है? बार्बरिकम बेरीगाजा। ठीक है, तो बेरीगाजा जो है वो भरूच को बुलाया जाता है। ठीक है, बेरीगाजा जो है वो प्रेजेंट डे में भरूच है, और बार्बिकम जो है वो है आपका क्या है? कराची का रीजन है। तो ये अगर क्वेश्चन अगर आप लोग का गलत भी हो जाता है तो इट इज गुड, मतलब ऐसा कुछ वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये गलत हो सकता है। यू कांट एबल टू रिमेम्बर ईच एंड एवरी नेम, बट हाँ ध्यान में रखने की जरूरत है अगर आ गया है तो। देन इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना, ये तो आप लोग को याद भी रखना है ना, कि कौन से वर्क हैं, कौन से किताब लिखा और कौन ऑथर थे। तो नाट्य शास्त्र लिखा भरत ने, ठीक है, फिर आपका कथासरित सागर लिखा सोमदेव ने, ठीक है, हर्षचरित लिखा बाणभट्ट ने, और रामचरित लिखा संध्याकर नंदी ने लिखा। ठीक है, तो अगर आपको एक भी याद है अगर कि नाट्य शास्त्र भारत ने लिखा है, तो आंसर आप आसानी से ढूंढ लोगे कि दैट आंसर विल बी बी। Then we have 37. 37 में बोल रहा है कि in spite of favorable circumstances, slave kings did not expand their empire in India. पहला कि उनका नंबर का बहुत कमी था, पॉसिटिव देयर नंबर। सेकंड बोल रहा है कि आर्मी बहुत कमजोर थी, दे हैड नो इंटेंशन। ठीक है, फोर्थ इज फियर ऑफ मंगोल मीनेस। तो देखो यार, पहला तो है कि इंटेंशन, कोई भी स्लेव डायनेस्टी हो, चाहे मुगल किंग हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, कोई भी अपना एम्पायर को एक्सपैंड करना नहीं चाहेगा, सब कोई चाहेगा ना, है ना, सबका अपना गोल होता है, तो वो भी एक्सपैंड करना चाहेंगे। तो उनका इंटेंशन नहीं था, ये तो बड़ा गलत सा बात है कि इंटेंशन नहीं था। दूसरा, उसकी आर्मी बहुत वीक थी, तो ऐसा तो नहीं जब आपने एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया इंडिया में तो आपकी आर्मी वीक है, ऐसा भी नहीं है। फिर देयर पॉजिटिव देयर नंबर, ऐसा भी नहीं है कि नंबर तो अच्छा खासा था। एंड देन द आंसर विल बी द फियर, डर। डर सबको रोकता है, ठीक है, हर एक चीज को क्या रोकता है? डर। आपके जेपीएससी को कौन रोक सकता है आपसे? डर। आप बहुत लोग होते हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी क्लियर नहीं हो पाता है, क्या दिक्कत होती है? दैट इज द फियर। एग्जाम के दिन वो लोग डर जाते हैं, तो ये भी डर गए, स्टिल एक्सपैंड नहीं कर पाए क्योंकि मंगोल से वो डर रहे थे। तो 37 है, अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद गुलाम वंश के शासकों ने अपने साम्राज्य का विस्तार क्यों नहीं किया? तो आंसर होगा डी, मंगोल आक्रमण के भय के कारण। 38 बोल रहा है कि फ्रॉम विच खलीफ डिड इल्तुतमिश रिसीव द रॉयल पेटेंट ऑफ इन्वेस्टिचर। ठीक है, तो राजकीय मान्यता जो है किस राजा ने दी, किस खलीफ किस क्या बोलते खलीफा ने दिया था इल्तुतमिश को? तो वो राजा थे, वो खलीफ थे अल मुस्तनसीर।
मतलब उन्होंने मान्यता दी कि जाओ तुम जाके राज करो, है ना। होता है ना कि हम लोग भी जब कुछ हो जाता है जीवन में, अच्छा कुछ हो जाता है तो जाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं और उनसे या भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और बोलते हैं कि हम लोग आगे फल फूल करें, है ना। तो उसी तरीके से वो भी अपना बाबा के जो है खलीफा के पास गए और अल मुस्तनसीर के जो थे वो खलीफा थे उस समय, जिनसे उनको पेटेंट मिला कि भाई जाओ जाके राज करो। Which of the following is not a correctly matched pair? ठीक है, तो देखो यार ये ना बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन है, इट इज नॉट इजी टू सॉल्व कि निकोलो कॉन्टी देवराय के समय में आए थे कि देवराय 2 के समय में आए थे। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक लगाना है कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपको आता है तो देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो होगा इब्न बतूता गयासुद्दीन तुगलक के समय में नहीं आए थे, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आए थे। बट अगर आपको नहीं आता है तो ऑड वन आउट खेलना है। ऑड वन आउट देखो कि देवराय कृष्ण देवराय, दे ऑल बिलोंग टू द कृष्ण नगर डायनेस्टी, ठीक है। लेकिन एक यहाँ पे है जो कि किससे बिलोंग करता है, जो कि तुगलक डायनेस्टी, जो कि सल्तनत डायनेस्टी से। तो दिस इज लुकिंग थोड़ा ऑड वन आउट, तो इस तरीके से मार्क करना। तो आंसर डी। अगर इस बेसिस पे जरूरी नहीं है कि सही होगा, बट इट इज वेरी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आंसर विल गेट राइट। तो 39 का होगा डी। तो निम्नलिखित में से कौन सा यात्री और शासक काल का युग्म सही नहीं है? वो इब्न बतूता गयासुद्दीन तुगलक, वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान। अगेन 40 क्वेश्चन नंबर कॉमन सेंस से बन जाएगा। ये बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अर्ली वैष्णव सेंट हु मेड डिसिपल्स ऑफ द लोअर क्लास, adopted the vernacular language in place of Sanskrit and started worshipping Ram Sita in the place of Krishna Radha। ठीक है, दो चीज बोल रहा है, दो चीज याद रखिएगा। पहला क्या है, वो वैष्णव संत है, ठीक है, वैष्णव संत है। दूसरा क्या बोल रहा है कि वो लोअर क्लास को अपना डिसिपल बनाता है। दूसरा है वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ता है, और दूसरा होता है कि राम सीता का ये करता है। तो यार थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज अगर आपको है तो आपको ये पता चल जाएगा कि चैतन्य किसके वर्शिपर थे, वो थे कृष्ण राधा के, है ना। तो ये तो कट गया। दूसरा बात कर रहा है कबीर। कबीर जो है वो ना राम सीता के थे ना कृष्ण राधा के थे, वो निर्गुण सेंट थे, है ना, निर्गुण, है ना। वो बोलते थे कि गॉड इज फॉर्मलेस, तो वो भी कट गया। अब आपके पास बच रहा है रामानंद और रामानुज। अगर आप रामानुज के बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे तो वो संस्कृत यूज करते थे, ठीक है। विशिष्ट अद्वैतवाद के, वो भी भक्ति सेंट ही थे, भक्ति पीरियड के ही सेंट थे, बट रामानुज वाज एसोसिएटेड विद द संस्कृत लैंग्वेज। तो आपके पास आंसर क्या बच रहा है, रामानंद। तो दिस इज हाउ यू कुड सॉल्व द क्वेश्चन यूजिंग द एलिमिनेटिंग मेथड। और अगर आपको पता है तो डायरेक्ट रामानंद कर लो। सो आंसर होगा निम्नलिखित में से प्रारंभिक वैष्णव संत कौन थे जिन्होंने निर्मवगर के लोगों को शिष्य बनाया, संस्कृत के स्थान पर लोक भाषा अपनाई तथा कृष्ण राधा के स्थान पर राम सीता की भक्ति प्रारंभ की। तो आंसर होगा रामानंद। देखो यार ये भी ना बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है ना, बट इट इज क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया गया, बट इट इज वेरी सिंपल। ये बोल रहा है कि पहला इंग्लिशमैन जो है जो किससे जाके किसके पास गया, अकबर के पास गया। तो ये हमेशा हम लोग पढ़ते कौन है, फिल्च, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्या डाल दिया गया कि भैया 2-3 आदमी और गया था साथ में, न्यूबेरी आया था, लीड्स आया था, और दूसरा कंफ्यूजन आया कि फतेहपुर सिकड़ी गया था, ठीक है। तो दिस इज कंफ्यूजन दैट हैज बीन एडेड, है ना, इंटेंशनली, कि आप एग्जाम के दिन गलत मत करके आना कि पहला इंग्लिशमैन जो है जो विजिट किया था अकबर के कोर्ट पे, तो वो कौन था, राल्फ फिच, ठीक है, विजिटेड अकबर्स कोर्ट। तो ये क्या होगा, उस प्रथम अंग्रेज की पहचान कीजिए जो न्यूबेरी और लीड्स के साथ फतेहपुर सिकड़ी में अकबर के दरबार में गया था। तो यहाँ पे एक और फैक्ट ऐड कर लीजिएगा अपने नॉलेज में कि कहाँ पे गया था मिलने के लिए, फतेहपुर सिकड़ी में। फतेहपुर सिकड़ी कहाँ पे है, आगरा और दिल्ली के बीच में फतेहपुर सिकड़ी है, ठीक है। देखो ये टफ क्वेश्चन है, नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ इट्स गेट रॉन्ग इट्स नॉट अ दिक्कत। ये बोल रहा है कि विच इंग्लिश ऑफिशियल ब्लॉकेड द पोर्ट ऑफ बॉम्बे एंड डिस्टर्बेड द पिलग्रिम ट्रैफिक टू मक्का। बोल रहा है कि कौन से अंग्रेज अधिकार थे जो मक्का और जो मक्का जाने वाले जो तीर्थयात्री थे उनको जाने नहीं दे रहे थे, उनके लिए वो नाकाबंदी कर दिए थे। तो जोसिया चाइल्ड का नाम था, ठीक है, जोसिया चाइल्ड।
आंसर विल बी ए। जोसिया चाइल्ड ने मुगल शासन पर दबाव डालने के लिए बंबई बंदरगाह की नाकाबंदी की थी। अभी ये बोल रहा है कि सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म मूवमेंट, अगेन हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, दैट इज बिलोंग्स टू द सोशियो इकोनॉमिक, सोशियो रिफॉर्म पीरियड का। ठीक है, सोशल रिफॉर्म जब मूवमेंट हुआ था इंडिया में 19th सेंचुरी में, उस समय का पीरियड है। तो उस समय एक फराजी पीजेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो कि एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। ठीक है, कि रिलीजन के अंदर में, जो इस्लाम के अंदर में बहुत सारी एलिमेंट्स आ गई थी जो कि was not acceptable to these people। तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। तो वो मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था? इन बंगाल। फराजी मूवमेंट कहाँ हुआ था? बंगाल में स्टार्ट हुआ था। Who made the remark education can wait, स्वराज can not? अगेन यहाँ पे देखो यार, आपको नहीं पता होगा, अगर आप बेसिक अगर पढ़ के जाओगे तो यू विल नॉट बी एबल टू नो कि भाई किसने क्या बोला था। कुछ बेसिक होगा कि भाई डू और डाई हो गया, है ना, क्विट इंडिया हो गया, तो आपको याद रहेगा कि हाँ महात्मा गांधी ने बोला था, नेहरू जी ने बोला था। बट बहुत सारे स्टेटमेंट कहाँ से याद करोगे एट द पॉइंट ऑफ दिस एग्जाम? तो एजुकेशन कैन वेट, स्वराज कैन नॉट। तो अगेन यहाँ पे वही दिमाग लगाना कि दैट ऑड वन आउट। देखो भाई, गांधी जी का नाम हमेशा सुनते हो, ठीक है, नेहरू जी का नाम, मोतीलाल नेहरू, नेहरू जी के पिताजी थे, उनका भी नाम हमेशा सुनते हैं। बाल गंगाधर तिलक हमेशा नाम सुनते हैं। किनका नाम नहीं सुनते? सी आर दास, चित्तरंजन दास। तो इसका आंसर क्या होगा? अगेन ऑड वन आउट, सी आर दास। सी आर दास emphasized the स्वराज ओवर एजुकेशन। आई एम नॉट, अगेन देयर इज अ क्वेश्चन हियर कि आई एम नॉट सेइंग कि सारे क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगा के आना ऑड वन आउट। मैं बोल रहा हूँ कि जहां पे आपको नहीं आता, श्योर शॉर्ट यू डोंट नो द आंसर कि भाई क्या होगा, तब वहां पे दिमाग लगाना ऑड वन आउट का। ठीक है, अगेन दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, है ना, कि पार्टीशन जो है इंडिया और पाकिस्तान का कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और वो किस एक्ट के द्वारा लाया गया था, वही पूछ रहा है। तो वो आया था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। पॉलिटी, बेसिक पॉलिटी का किताब अगर पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि एज पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 दो डोमिनियंस को बनाया गया था। देयर इज अ पार्टीशन ऑफ इंडिया बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो बोल रहा है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 19, दैट इज भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो है वो क्रिएट किया किसको? इंडिया और पाकिस्तान को। अगेन दिस इज 46, थोड़ा फिजिक्स का क्वेश्चन है। फिजिक्स का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि आप यहाँ पे अर्थ पे कहीं पे खड़े हो, ठीक है, और आपको ऊपर में कहीं पे सैटेलाइट दिख रहा है ना, ये सैटेलाइट दिख रहा है। तो ये सैटेलाइट आपको स्टेशनरी दिखे, स्टेशनरी दिखे मतलब हमेशा यहीं पे दिखे, तो इसके लिए कौन कौन सा कंडीशन जो है वो फुलफिल होना चाहिए? यही पूछ रहा है, बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, कि ये जो आप नीचे खड़े हो, अर्थ पे खड़े हो कहीं पे, और आप ऊपर देख रहे हो दूरबीन से, तो आपको सैटेलाइट वहां पे दिख रहा है, सुबह में भी दिख रहा है, फिर आप दोपहर में गए तो वहां पे तब भी दिख रहा है, शाम में गए तो भी दिख रहा है। तो उसके लिए कौन सा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए अगर ऐसा कंडीशन लाना है? तो पहला होना चाहिए कि ऑर्बिट मस्ट बी सर्कुलर, आई डोंट नो। द ऑर्बिट मस्ट लाई इन द इक्वेटोरियल प्लेन, ये नहीं पता। डायरेक्शन ऑफ द मोशन मस्ट बी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड द ऑर्बिटल पीरियड मस्ट बी 24। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन जो होगा वो आंसर होगा 2, 3, 4। पहला क्यों? क्योंकि 24 घंटा ही ऑर्बिटल पीरियड होना चाहिए। मतलब अर्थ अगर 24 घंटा में घूम रहा है, मेरे ऊपर में हमेशा रहेगा, तो इसका मतलब क्या है? मेरे ऊपर में तभी ना रहेगा शाम की जब वो मेरे साथ घूम रहा है। तो मेरे को घूमने में कितना समय लग रहा है? मेरे को घूमने में 24 घंटा लग रहा है, तो उस सैटेलाइट को भी घूमने में ऑब्वियस बात है 24 घंटा ही लगना चाहिए। तो यस, फोर्थ कंडीशन फुलफिल कर रहा है। दूसरा बोल रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन मस्ट बी वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर आप सूरज का मूवमेंट देखते हो तो आपको तो इधर से ईस्ट टू वेस्ट दिखता है, ठीक है, अर्थ पे अगर आप खड़े हो तो आपको ईस्ट टू वेस्ट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो मूवमेंट हो रहा है हमारा, वो कैसा मूवमेंट हो रहा है? वो हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। तो ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सही है, वेस्ट टू ईस्ट। और दूसरा है ऑर्बिटल मस्ट लाई इन इक्वेटोरियल प्लेन, ये कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए कि वो इक्वेटोरियल प्लेन पे ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इक्वेटोरियल प्लेन पे नहीं होगा तब वो ऊपर नहीं दिखाई देगा आपको। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज वेरी रिडिकुलस कि ऑर्बिट मस्ट बी सर्कुलर। जरूरी नहीं है ऑर्बिट सर्कुलर हो, इलिप्टिकल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कक्षा वो मध्य रेखाओं तल में होनी चाहिए, गति की दिशा पश्चिम से पूर्व होनी चाहिए, परिक्रमण काल 24 घंटे होना चाहिए। तो आंसर विल बी केवल 2, 3 और 4। सो इट इज टॉकिंग अबाउट बेसिकली, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप बेसिकली देख लीजिएगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट किसको कहते हैं। ये जियो स्टेशनरी
सैटेलाइट के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में दे आर टॉकिंग अबाउट। बोल क्या रहा है? अगेन साइंस का क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हार्ड वाटर इनटू सॉफ्ट वाटर बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, है ना। सोडा यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होता है हार्ड वाटर में ऑब्वियस सा बात है कि उसमें सॉल्ट्स का मात्रा बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए वो हार्ड वाटर है। तो क्या करेगा सॉफ्ट वाटर, क्या करेगा वो प्रेसिपिटेट कर देगा, मतलब वो जो सॉल्ट डिसॉल्व है उसको क्या कर देगा, उसका वो क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा गठीला बन जाएगा, है ना। जितने भी सॉल्ट्स होंगे वो एक दूसरे से जाके कोअलेस कर जाएंगे, मतलब एक दूसरे से जाके सट जाएंगे वॉशिंग सोडा डालने पे, तो उसके कारण प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स प्रेसिपिटेट आउट। बोलता है वॉशिंग सोडा द्वारा कठोर जल को मृदु जल में बदलने की प्रक्रिया किस अभिक्रिया पर आधारित है, वो है अवक्षेपण अभिक्रिया, 47 का ए। Now we are going to move to 48. Which physical quantity remain conserved in all types of collision in an isolated system? It is very important thing कि इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोग से, ठीक है। तो अगेन इट इज याद रखिएगा, मोमेंटम विल बी द आंसर, कि एक पृथक प्रणाली में सभी प्रकार के टक्करों में कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, तो वो है मोमेंटम। In lithium ion batteries, which material is commonly used as anode? तो बोल रहा है कि लिथियम बैटरीज में सामान्यतः अनोड के रूप में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का यूज किया जाता है एज एन अनोड, ठीक है। अगेन, which hormone regulates the sleep wake cycle? मतलब जब आपको नींद आती है या फिर जब नींद नहीं आ रही होती है तो कौन सा साइकिल जो है, कौन सा हार्मोन जो है वो काम कर रहा होता है, तो याद रखिएगा मेलाटोनिन। जब आपको बहुत नींद आ रही होती है तो इतना समझ लीजिए कि मेलाटोनिन का रिलीज बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसी प्रकार से जैसे ही अंधेरा होता है तो वैसे आपके बॉडी से एक हार्मोन रिलीज होती है, उसको मेलाटोनिन बोलते हैं, तो इसलिए आपको नींद आ जाती है। तो निद्रा जागरण चक्र को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, वो है आपका मेलाटोनिन, और वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, पीनियल ग्लैंड के द्वारा, ठीक है। थायरोक्सिन तो आपको पता है थायराइड ग्लैंड से, इंसुलिन अगेन पैनक्रियाज शुगर को मेंटेन करने, कॉर्टिसोल अगेन विच इज स्ट्रेस हार्मोन, जब आप स्ट्रेस में रहोगे तो कॉर्टिसोल रिलीज होगा।